अगर आप कहानी का पहला पार्ट देखना चाहते हैं तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी और साथ में कमेंट बॉक्स में पिन भी कर दूंगी, तो आप वहां से भी जाकर देख सकते हैं। पंखुड़ी बार बार सृष्टि से कुछ कहने की कोशिश कर रही थी और सृष्टि उसे रोक रही थी। पंखुड़ी जल्दी से बोली, ठीक है, आप मेरी बात मत सुनिए, बस एक काम कर दीजिए, मुझे अपने साइज के ब्लाउज सिलवा दीजिए। जैसे ही उसने कहा सृष्टि हैरान हुई। पंखुड़ी अपना सर हाँ में हिलाकर बोली, उन्होंने कहा है कि मेरे ब्लाउज छोटे हैं, वो चाहते हैं कि मैं बड़े वाले ब्लाउज पहनूं, तो आप मुझे बड़े वाले ब्लाउज सिलवा दीजिए ना सासू माँ। सृष्टि चौंकते हुए बोली, क्या तुम मुझे कब से यही बात कहने की कोशिश कर रही थी? पंखुड़ी जल्दी से बोली, नहीं, कहना तो मुझे आपसे और भी बहुत कुछ है, लेकिन उसके लिए आप मेरी वो वाली दोस्त नहीं हो जिससे वो वाली बात शेयर हो सकती है। सृष्टि मुस्कुराई और बोली, तुम एक काम करो, तुम अपनी सिर्फ दोस्त को फ़ोन कर लो, उससे अपने दिल की बात शेयर कर लो, फिर तुम्हें अच्छा लगेगा। तब तक मैं तुम्हारे लिए डिनर लगवाती हूँ। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और बोली, वो तो ठीक है सासू माँ, लेकिन ब्लाउज। सृष्टि उसके कंधे पर अपना हाथ रखकर बोली, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारे इन्होंने से मैं बात कर लूँगी, तुम फिक्र मत करो, तुमने जो ब्लाउज पहने हैं वो बिल्कुल ठीक है। पंखुड़ी ने अपना सर हाँ में हिलाया और वहाँ से बाहर की तरफ चली गई। उसने अपनी कमर से अपना फ़ोन निकाला और अपनी दोस्त ऋचा को कॉल किया, जो उसकी सबसे खास दोस्त थी। जैसे ही उसने सामने से कॉल रिसीव किया, वो तुरंत बोली, मैं कब से तेरे फ़ोन का इंतज़ार कर रही थी, मुझे जानना था कि तेरी सुहागरात पर क्या हुआ, लेकिन तू है कि तूने मुझे फ़ोन ही नहीं किया। तू अपने घर पर पग फेरे की रस्म के लिए आई, लेकिन तब भी तूने मुझे कॉल नहीं किया। पंखुड़ी मायूसी से बोली, सॉरी, लेकिन अब मुझे तेरे साथ एक बात शेयर करनी है। रिया जल्दी से बोली, जल्दी से बता, और उसके बाद वो भी बताना जो तेरी सुहागरात पर हुआ। सुहागरात का जिक्र सुनकर ही पंखुड़ी के रोंगटे खड़े होने लगे थे। ऋचा कुछ देर तो उसके बोलने का इंतजार करती रही, लेकिन जब काफ़ी देर तक पंखुड़ी नहीं बोली तो वो खुद से बोली, क्या हुआ, बोलना, तू मुझे कुछ बताना चाहती थी ना। पंखुड़ी ने अपने फ़ोन को अपने हाथ में पकड़ा और भी ज़्यादा कसकर और बोली, तुझे पता है मैंने अभी अभी क्या देखा? ऋचा हैरानी से बोली, ऐसा भी क्या देख लिया तूने? पंखुड़ी जल्दी से बोली, तू सोच भी नहीं सकती मैंने क्या देखा। ऋचा एक बार फिर से बोली, ठीक है, नहीं सोच सकती तो मुझे बता दे, उसके बाद मैं सोच लूँगी कि मुझे सोचना है कि नहीं सोचना। अब जल्दी से बता, तूने क्या देखा? पंखुड़ी ने एक गहरी सांस ली और बोली, तुझे पता है मेरे पति ना बाथरूम में गए थे मुझसे गुस्सा होकर, तो मैं उनके गुस्से का कारण पूछने उनके पीछे पीछे बाथरूम में गई, और फिर मैंने देखा कि वो शॉवर के नीचे खड़े हैं और उन्होंने छोटे छोटे बॉक्सर। ये बोलते बोलते वो अचानक से चुप हो गई जब उसकी नज़रें अपने सामने खड़े प्रांस पर गई, जो उसे ढूंढते हुए वहां पर आया था। लेकिन उसे फ़ोन पर इस तरह की बातें करते हुए देख उसका चेहरा गुस्से से कांपने लगा था। पंखुड़ी का हाथ बुरी तरह से कांपने लगा था। प्रांस बिल्कुल उसके सामने आया और उसकी नाजुक सी कलाई को पकड़कर उसने अपने दूसरे हाथ से उसका फ़ोन लिया और उसे अपने कान से लगा लिया। सामने से ऋचा की आवाज़ आई, तुमने अपने पति को बॉक्सर्स में ही देखा है, बिना बॉक्सर्स के नहीं देख लिया, जो तू इस तरह से रिएक्ट कर रही है। खैर अब ये सब छोड़, तू मुझे ये बता कि तेरी सुहागरात पर क्या हुआ। हर एक चीज़ की डिटेल चाहिए मुझे। वो तेरी एक्सपेक्टेंस पर खड़ा उतरा या नहीं? ऋचा की इस तरह की बातें सुनकर तो अब प्रांस का चेहरा गुस्से से और भी ज़्यादा कांपने लगा था। उसने वो फ़ोन डिस्कनेक्ट किया और स्विच ऑफ कर अपनी पॉकेट में डाल लिया। पंखुड़ी का दिल डर की वजह से धक धक कर रहा था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रांस को क्या कहे और क्या नहीं। उसकी आग उगलती हुई नज़रें उसे सला रही थी। तभी सृष्टि वहां पर आई और पंखुड़ी की तरफ देखकर बोली, जल्दी से अंदर आ जाओ पंखुड़ी, और तुम भी प्रांस, खाना लग चुका है। जैसे ही पंखुड़ी ने सृष्टि की आवाज़ सुनी, वो तुरंत भागते हुए सृष्टि के पास आई और बोली, हाँ हाँ सासू माँ, मुझे जोरों जोरों से भूख लगी है, आज तो ऐसा लग रहा है जैसे मैं सबसे ज़्यादा खाऊंगी। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ में डर साफ झलक रहा था। सृष्टि ने पलटकर प्रांस की तरफ देखा, जिसका चेहरा गुस्से से लाल नजर आ रहा था। उसे पता तो नहीं था कि आखिर प्रांस इतना गुस्से में क्यों है, लेकिन वो इतना जानती थी कि उसका गुस्सा बहुत खतरनाक होता है, और जिस लेवल का गुस्सा उसके चेहरे पर दिखाई दे रहा था वो तो और भी ज़्यादा खतरनाक होगा।
फ्रांस भी सृष्टि के पीछे पीछे डाइनिंग टेबल पर आया और आकर अपनी जगह पर बैठ गया। डाइनिंग टेबल पर 2 हेड चेयर थी, जिसमें से एक पर प्रलय बैठता था और दूसरे पर फ्रांस। प्रलय तो आज वहाँ था ही नहीं, सिर्फ फ्रांस ही अपनी जगह पर बैठकर चुपचाप अपना डिनर कर रहा था। हालांकि उसे और पंखुड़ी को एक साथ एक प्लेट में डिनर करना चाहिए था, लेकिन पंखुड़ी खुद ही उससे दूर रहने में ही अपनी भलाई समझ रही थी और मौके की नज़ाकत समझते हुए सृष्टि ने भी उन्हें कुछ नहीं कहा। आश्रय और परीक्षा दोनों नज़रें घुमा घुमा कर फ्रांस की तरफ देख रहे थे और उसका गुस्से से उबलता हुआ चेहरा देखकर उनकी हंसी छूट रही थी। पंखुड़ी ने जिस तरह से मायूस सा चेहरा बनाया हुआ था, वो समझ रहे थे कि ये जो ज्वालामुखी उनके सामने बैठा है वो किसी भी वक्त फूट सकता है। वहीं उनकी हंसी को देखकर फ्रांस ने गुस्से भरी नज़रों से उन्हें देखा तो उनकी हंसी अचानक से गायब हो गई। पंखुड़ी का डर और भी ज़्यादा बढ़ गया। जिसकी नज़र से लोगों की हंसी गायब हो सकती है, वो उसके साथ क्या करेगा, ये सोचकर ही उसकी जान निकल रही थी। उसने जल्दी से अपना खाना खत्म किया और सृष्टि की तरफ देखते हुए बोली, मैं चलती हूँ सासू माँ, मेरा खाना खत्म हो गया, मुझे नींद आ रही है। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से भाग गई और उसे भागते हुए देख सृष्टि खुद से ही बोली, जहाँ मर्जी भाग लो पंखुड़ी, जब मैं प्रलय राणा से नहीं बच पाई तो तुम फ्रांस राणा से कैसे बच जाओगी। ये बोलकर अब वो फ्रांस की तरफ देख रही थी, जो तिरछी नज़रों से पंखुड़ी को ऊपर जाते हुए देख रहा था। पंखुड़ी रूम में आई और रूम में आते ही उसने अपने कपड़े चेंज किए। अपनी भारी वाली साड़ी उतार कर उसने एक नॉर्मल कॉटन की साड़ी पहन ली थी और जाकर चुपचाप सोफे पर लेट गई थी। सोचा तो उसने ये था कि शादी के बाद वो अच्छी अच्छी नाइटी पहनेगी, लेकिन फिलहाल तो नाइटी पहनने वाला सिस्टम उसे कहीं नज़र नहीं आ रहा था, क्योंकि फ्रांस तो उसके ब्लाउज पर ही भड़क रहा था, तो नाइटी में तो शायद उसे राणा मेंशन से निकाल कर बाहर फेंक देता। हालांकि नाइटी वाला ख्याल भी उसका खुद का नहीं था। ये तो उसकी फ्रेंड्स ने उसे बताया था कि नाइटी पहनने से पति का प्यार बहुत ज़्यादा मिलता है। वो सोफे पर लेटी बुरी तरह से कांप रही थी। बार बार उसकी आंखें दरवाजे की तरफ जाती। उसे डर लग रहा था कि कहीं फ्रांस आकर उस पर भड़के ना। जैसे ही रूम का दरवाज़ा खुला, उसने तुरंत से अपनी आंखें कसकर बंद कर ली। उसे कदमों की आहट सुनाई दी जो बालकनी की तरफ जा रही थी। तभी उसे एक लाइटर जलने की आवाज़ आई, लेकिन उस आवाज़ को सुनकर भी उसने अपनी आंखें नहीं खोली। वो बिल्कुल यूं सोफे पर लेटी थी जैसे बिल्कुल गहरी नींद में हो। तभी उसे सिगरेट की स्मेल भी आने लगी, लेकिन अभी भी उसने बिल्कुल हलचल नहीं की। वहीं बालकनी में खड़ा हुआ फ्रांस अपनी गुस्से भरी नज़रों से उसकी तरफ देख रहा था। पंखुड़ी की बंद आंखें देखकर उसके चेहरे पर कुछ खास रिएक्शन नहीं थे। तभी वो सिगरेट पीने के बाद अंदर की तरफ आया और आकर अपने स्लीपर्स उतार कर बिस्तर पर लेट गया। उसकी स्लीपर उतारने की आवाज़ भी पंखुड़ी को हल्की सी आई और फिर जब वो बिस्तर पर पूरी तरह से लेट गया तो भी पंखुड़ी को महसूस हुआ। उसने राहत की एक सांस ली, ये सोचकर कि वो बच गई। तकरीबन 10 से 15 मिनट वो यूं ही सोफे पर लेटी रही। लाइट्स अभी भी जल रही थी, जिसकी वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी। इसलिए उसने अब अपनी आंखें हल्की सी खोलकर देखी, ताकि देख सके कि फ्रांस सो गया है या नहीं, ताकि वो उठकर लाइट बंद कर सके। लेकिन जैसे ही उसने अपनी आंखों को हल्का सा खोला, अगले ही पल उसने तुरंत अपनी आंखें बंद कर ली, क्योंकि उसके चेहरे पर बिल्कुल फ्रांस का चेहरा झुका हुआ था। फ्रांस उसके ऊपर झुका हुआ गुस्से से उसे घूर रहा था कि उसे पंखुड़ी की हरकतें साफ समझ में आ रही थी। उसका सोने का ड्रामा वो लगभग से 20 मिनट से देख रहा था, जिसकी वजह से उसका गुस्सा और भी ज़्यादा बढ़ चुका था। अगले ही पल फ्रांस गुस्से से बोला, ओपन योर आइज। उसका वो गुस्से भरा लहजा देखकर पंखुड़ी और भी ज़्यादा डर गई। उसने तुरंत अपनी आंखें खोली और बोली, सुनिए सुनिए जी, जो आप समझ रहे हैं वैसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। आप प्लीज़ एक बार मेरी बात। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, ऊपर उठो। पंखुड़ी तुरंत से सोफे से खड़ी होकर उसके सामने खड़ी हो गई। फ्रांस गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए बोला, क्या बातें कर रही थी तुम अपनी फ्रेंड से? हाँ, क्या पूछ रही थी वो तुमसे और क्या बता रही थी तुम उसे? पंखुड़ी तुरंत बोली, आप गलत समझ रहे हैं मुझे। फ्रांस व्यंग से मुस्कुराया और बोला, वही तो बात है कि मैंने तुम्हें गलत समझा। मैंने तुम्हें बेवकूफ़ समझा था, लेकिन तुम बेवकूफ़ बिल्कुल भी नहीं हो। तुम तो बहुत तेज हो।
बल्कि कुछ एक्स्ट्रा ही हो। मुझे नहीं पता था कि तुम इस तरह की लड़की निकलोगी जो अपनी इस तरह की बातें अपनी फ्रेंड के साथ शेयर करती होगी। पंखुड़ी की आंखों से आंसू बरसने लगे। वो जल्दी से बोली, मैंने किसी के साथ कुछ भी शेयर नहीं किया है जी। वो तो मैंने जब आपको देखा तो मैं। अभी वो बोल ही रही थी कि अचानक ही उसकी दर्द से आह निकली। प्रांस ने उसका हाथ पकड़कर उसे अपनी तरफ खींच लिया था और उसकी कलाई को मरोड़कर उसकी पीठ से लगा दिया था। पंखुड़ी का सीना उसके सीने से लगा हुआ था और प्रांस का चेहरा उसके चेहरे पर झुका हुआ था। पंखुड़ी के पसीने छूटने लगे थे। प्रांस उसके चेहरे पर झुके हुए बोला, क्या तुम अपनी फ्रेंड को नहीं बता रही थी कि तुमने मुझे बॉक्सर्स में देखा? पंखुड़ी किसी बकरे की तरह मिमियाते हुए बोली, जी मुझसे गलती हो गई। आइंदा से अपनी दोस्त से कभी ऐसी बातें नहीं करूँगी। प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखते हुए बोला, और क्या बातें कर रही थी तुम अपनी दोस्त के साथ? हाँ, कि मैं तुम्हारी एक्सपेक्टेशंस पर खड़ा उतरा या नहीं? क्या मुझे बताओगी तुम कि ऐसी कौन सी एक्सपेक्टेशंस लेकर तुम मेरे पास आई थी? ऐसा क्या करना चाहती थी तुम मेरे साथ सुहाग रात पर? क्या चाहिए था तुम्हें मुझसे? हाँ, सेटिस्फेक्शन जो मैंने तुम्हें नहीं दी। पंखुड़ी रोते हुए बोली, किस चीज़ की सेटिस्फेक्शन? अगले ही पल प्रांस ने उसकी कलाई को एक बार फिर से मोड़ा और बोला, क्या तुम्हें नहीं पता कि मैं किस सेटिस्फेक्शन की बात कर रहा हूँ? वही जो तुम अपनी फ्रेंड्स के साथ डिस्कस कर रही थी। क्या चाहिए तुम्हें मुझसे? हाँ, फिजिकल सेटिस्फेक्शन। इंटीमेट होना चाहती हो तुम मेरे साथ? तुम चाहती हो कि मैं तुम्हें फिजिकली सेटिस्फाई करूं? पंखुड़ी मुंह बनाते हुए बोली, छी, कैसी बातें कर रहे हैं आप? मैंने तो कभी इन बातों के बारे में सोचा भी नहीं। ये बोलते हुए उसकी एक बार फिर से आह निकली। प्रांस ने एक बार फिर से उसका हाथ मरोड़ दिया था। प्रांस गुस्से से दांत पीसते हुए बोला, मेरे सामने फालतू का ड्रामा मत करो। तुम जैसी लड़कियों को बहुत अच्छी तरह से समझता हूँ मैं। तुम जैसी लड़कियाँ तो शादी ही सिर्फ इन सब चीज़ों के लिए करती हो, लेकिन मेरे बारे में ऐसा कुछ सोचना भी मत, क्योंकि मुझे तुम में बिल्कुल भी इंटरेस्ट नहीं है। जो सेटिस्फेक्शन तुम्हें मुझसे चाहिए ना, वो तुम्हें मुझसे कभी नहीं मिलेगा। इसलिए बेहतर होगा कि अपना सामान उठाओ और दफ़ा हो जाओ यहाँ से। ना मुझे तुम्हारी कोई ज़रूरत है और ना ही कभी प्रांस राणा की बॉडी पर तुम कोई क्लेम कर पाओगी। समझ में आई तुम्हें मेरी बात? ये बोलकर उसने एक झटके से पंखुड़ी को छोड़ दिया और पंखुड़ी सीधा सोफे पर जाकर गिरी। गिरते वक्त उसका घुटना कांच के टेबल के किनारे पर लग गया था, जिसकी वजह से उसके घुटने से खून बहने लगा था। उसे अपनी कलाई पर और घुटने पर बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था, जिसकी वजह से उसका रोना और भी ज़्यादा बढ़ रहा था। प्रांस कुछ पल उसे गुस्से से देखता रहा और फिर बोला, अपना ये रोने का ड्रामा बंद करो मेरे सामने और चली जाओ यहाँ से। आखिरी बार कह रहा हूँ मैं तुमसे, वरना आज तो कुछ भी नहीं। आइंदा अगर मुझे कभी मेरे बारे में बकवास करती हुई सुनाई दी ना, तो मुंह तोड़ दूंगा मैं तुम्हारा। ये बोलकर प्रांस सीधा बिस्तर की तरफ चला गया और बेड पर लेटते ही उसने अपनी आंखें बंद कर ली। पंखुड़ी सोफे पर बैठी चुबक रही थी। उसे अपने हाथों पर भी बहुत ज़्यादा दर्द महसूस हो रहा था और साथ ही साथ घुटने पर भी उसकी नज़रें प्रांस पर थी। उसने नहीं सोचा था कि प्रांस इतना ज़्यादा पत्थर दिल होगा। तकरीबन 5 से 10 मिनट वो यूं ही रोते हुए प्रांस की तरफ देखती रही। तभी अचानक उसके कानों में प्रांस की आवाज़ सुनाई दी, अगर यूं ही रोते रहना है तो कहीं और चली जाओ। मुझे डिस्टर्बेंस हो रही है। तुम्हें तो कोई काम है नहीं, लेकिन मुझे सुबह ऑफिस जाना है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी का रोना और भी ज़्यादा बढ़ गया था, लेकिन अब उसने अपने होठों पर अपना हाथ रख लिया। वो कहीं और जाकर रो भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर कहीं और जाती तो सबको पता चलता और वो नहीं चाहती थी कि किसी और को प्रांस और उसकी किसी बात का कोई पता चले। इसलिए वो चुपचाप सोफे पर वापस लेट गई और ना जाने कितना ही टाइम यूं ही अपने होठों पर अपना हाथ रखकर रोती रही। प्रांस ने तकरीबन 5 मिनट बाद ही लाइट ऑफ कर दी थी। पंखुड़ी ने ना ही अपने हाथ पर कोई दवा लगाई और ना अपने घुटनों पर, जहाँ से खून बह रहा था और उसे गीला गीला महसूस हो रहा था। अंधेरे में तो वो उठकर खुद को दवा लगा भी नहीं सकती थी, इसलिए रोते रोते ही वो सो चुकी थी। सुबह के तकरीबन 7 बजे पंखुड़ी की आंखें खुली तो उसे अपने हाथों में और अपने घुटने पर एक बार फिर से दर्द महसूस हुआ।
उसने जल्दी से उठकर रूम में हर तरफ देखा। प्रांस उसे कहीं नजर नहीं आ रहा था, शायद वो जिम एरिया में गया हुआ था। पंखुड़ी जल्दी से उठी और बोली, मैं पहले नहा लेती हूँ और फिर अपने हाथों पर दवा भी लगा लूँगी। अगर ऐसे सबके सामने गई तो सबको शक हो जाएगा ना, और सबको तकलीफ भी होगी। ये बोलते हुए वो अपने हाथों को देख रही थी। उसने जल्दी से क्लोजेट में से टॉवल निकाला और उसे लेकर बाथरूम में चली गई। प्रांस रूम में नहीं था, ये सोचकर वो अपने सीने पर टॉवल लपेटकर बाहर आ गई थी ताकि अपने घुटने पर भी अच्छे से दवा लगा सके, क्योंकि नहाते वक्त उसे अपने घुटने की चोट भी अच्छे से दिखाई दी, जो काफ़ी गहरी थी। वो टॉवल में ही वॉशरूम से बाहर निकली और सामने कैबिनेट की तरफ बढ़ गई। उसने दवा ली और उसे लेकर वापस सोफे पर आई। जैसे ही उसने अपना पैर ऊपर टेबल पर रखा और अपने घुटने पर दवा लगाने लगी, अचानक से ही रूम का दरवाज़ा खुला। पंखुड़ी के होश उड़ गए। उसने वॉशरूम जाने से पहले दरवाज़ा अंदर से बंद किया था, तो दरवाज़ा कैसे खुल सकता है। उसका दिल जोरों से धक धक कर रहा था और तभी उसकी नज़र प्रांस पर गई, जो बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो चुका था और उसकी गहरी नज़रें पंखुड़ी को ताड़ रही थी। पंखुड़ी ने तुरंत अपना पैर नीचे करना चाहा, लेकिन एक बार फिर से कमबख्त पैर टेबल से लड़खड़ाया और वो टेबल उसके घुटनों पर जोर से लगा और इस बार उसके घुटनों से खून बहने लगा। पंखुड़ी की दर्द से चीख निकल गई। प्रांस अब तक उसे सर्द नज़रों से देख रहा था, लेकिन उसके घुटने पर बहता हुआ खून देखकर वो उसके पास आया और बोला, मुझे तो लगा था कि तुम्हारे अंदर दिमाग कम है, लेकिन मुझे नहीं पता था कि इतना कम होगा। बैठे बैठे ही अपने को चोट लगा लेती हो तुम। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर गुस्सा साफ झलक रहा था। पंखुड़ी रोते हुए बोली, अगर आपको मेरे जख्मों पर मरहम नहीं लगानी तो बेशक से मत लगाइए, लेकिन इन पर नमक भी मत छिड़किए। उसकी बात सुनकर प्रांस गुस्से से बोला, मेरे सामने जुबान चला रही हो। पंखुड़ी ने सुबकते हुए अपना चेहरा नीचे झुका लिया। प्रांस ने उसके घुटने की तरफ देखा, जहाँ पर काफ़ी ज़्यादा मांस छिल चुका था। अगले ही पल वो नीचे ज़मीन पर घुटनों के बल बैठा और उसने पंखुड़ी के साइड में रखा हुआ मेडिकल बॉक्स उठाया। उसमें से एक कॉटन लिया और साथ ही साथ डिटॉल की बोतल भी। उसने कॉटन पर थोड़ा सा डिटॉल लगाया और उसे एक झटके में ही पंखुड़ी के जख्म पर रख दिया, तो पंखुड़ी दर्द से चिल्ला उठी। अगले ही पल अब प्रांस ने उसके होठों पर अपना हाथ रख दिया। वो गुस्से से तिल मिलाते हुए बोला, पागल हो गई हो क्या? इस तरह से कौन चिल्लाता है? पंखुड़ी अपनी बड़ी बड़ी आंखों से उसे देखने लगी, जहाँ से मोटे मोटे आंसू बह रहे थे। एक तो उसके घुटने पर दर्द हो रहा था और ऊपर से अब प्रांस ने उसके मुंह को भी दबा दिया था। और कमबख्त किस्मत तो जैसे उसकी और भी दुश्मन हो गई थी। उसी पल उसे जोरों से छींक आई और उसने छींक दिया। प्रांस ने तुरंत अपना हाथ उसके मुंह से हटाया और बोला, डिस्गस्टिंग, ऐसे कोई छींकता है क्या? पंखुड़ी अपना नाक सिकोड़ते हुए बोली, ये जी, मुझे क्या पता था कि मुझे इस तरह से छींक आ जाएगी। हमारा कौन सा छींकों पर कंट्रोल होता है? ये बोलते हुए उसने एक छींक और मार दी। प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखते हुए पूछा, तुम ठंडे पानी से नहाई थी क्या? पंखुड़ी ने अपना चेहरा हाँ में हिलाया। प्रांस ने फिर से पूछा, तुम्हें ठंडे पानी से नहाने की आदत नहीं है क्या? इस बार भी पंखुड़ी ने फिर से सर हाँ में हिलाया। प्रांस गुस्से से बोला, तो फिर ठंडे पानी से नहाने की क्या ज़रूरत थी? पंखुड़ी बस धीरे से बोली, मैंने गीज़र ऑन करने की कोशिश की थी, लेकिन गीज़र ऑन ही नहीं हुआ और मुझे ठंडे पानी से ही नहाना पड़ा। मैं किसी की हेल्प लेने के लिए बाहर आ जाती, लेकिन तब तक मैंने कपड़े भी उतार। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही वो चुप हो गई थी। अचानक ही उसे होश आया कि उसने अभी तक कपड़े नहीं पहने हैं और वो प्रांस के सामने सिर्फ टॉवल में खड़ी है। उसकी आंखें बड़ी हो गई और वो एक झटके से सोबेर से उठी और उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। वो इंसान जो उसे छोटे ब्लाउज पर ताने दे सकता है, वो उसे टॉवल में देखकर क्या ही करेगा, ये तो वो सोच भी नहीं सकती थी। प्रांस उसकी हरकत को देखकर बोला, ये सब करने की ज़रूरत नहीं है तुम्हें। मुझे वैसे भी तुम में कोई इंटरेस्ट नहीं। टॉवल तो छोड़ो, अगर बिना टॉवल के भी खड़ी हो जाओगी तो भी मैं एक नज़र तुम्हें देखूंगा तक नहीं, समझ आया? ये बोलकर उसने हाथ में पड़ा हुआ कॉटन वहीं फेंक दिया और तुरंत दूसरी तरफ चला गया। पंखुड़ी अपनी जगह पर खड़ी रह गई। अगर उसे टॉवल से फ़र्क नहीं पड़ता तो फिर ब्लाउज से फ़र्क क्यों पड़ा? ब्लाउज तो टॉवल से बेहतर होता है ना। ये सोचते हुए पंखुड़ी एक बार फिर से
अपनी जगह पर खड़ी रही। अचानक उसे फिर से होश आया और वो जल्दी से चेंजिंग रूम की तरफ भाग गई। कुछ ही देर में वो अपने कपड़े पहनकर चेंजिंग रूम से बाहर आई। आते ही उसकी नज़र फ्रांस पर गई, जो आईने के सामने खड़ा था और इस वक्त टॉवेल में था। उसे देखते ही पंखुड़ी का दिल जोर जोर धड़कने लगा। एक पल के लिए उसे ऐसा लगा जैसे उसका दिल उसके सीने से बाहर निकल जाएगा। उसने अपने सीने पर हाथ रख लिया। फ्रांस की वो कसी हुई बॉडी और उभरे हुए बाइसेप्स, ऐसा लग रहा था जैसे भगवान ने फुर्सत में उसे और उसकी बॉडी को बनाया हो। एक एक कर्व इतना दिलकश था कि उसे देखते हुए पंखुड़ी के होठ सूखने लगे। अचानक उसे चुटकी बजाने की आवाज़ आई तो वो होश में आई। फ्रांस बिल्कुल उसके सामने आकर खड़ा हो गया था। वो उसकी तरफ देखते हुए बोला, ऐसे ताड़ के आ रही हो? आज तक मुझ जैसा लड़का नहीं देखा क्या? पंखुड़ी घबराते हुए बोली। मैं मेरा फ्रांस गुस्से से बोला। मैंने क्या? तुमसे ही सवाल कर रहा हूँ। तुम्हारे अलावा यहाँ पर कोई और खड़ा है क्या? पंखुड़ी झट से बोली। मैंने कभी लड़कों को नहीं देखा। फ्रांस व्यंग से हंसते हुए बोला, तभी एक्सपेक्टेशंस है तुम्हारी कि मैं तुम्हें सुहागरात पर खुश कर पाऊंगा या नहीं, है ना? ये बोलते हुए उसने अपने कदम क्लोजेट की तरफ बढ़ा दिए थे, लेकिन फिर अचानक ही रुककर वो वापस पलटकर पंखुड़ी को देखने लगा। पंखुड़ी ने तुरंत अपना चेहरा झुका लिया। फ्रांस ने एकदम एक्सप्रेशनलेस होकर कहा, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं कि कोई मुझे इस तरह से देखे, इसलिए आइंदा अपनी नज़रें मुझ पर इस तरह से मत डालना। फिर मत कहना कि आंखों पर क्या आकर लगा। मैं गुस्से में क्या कर जाऊं मुझे खुद पता नहीं चलता। ये बोलकर वो क्लोजेट की तरफ आया और अपने कपड़े निकालने लगा। तभी पंखुड़ी आगे आई और बोली, मुझे तो लगा था कि हर पत्नी को अपने पति को देखने का हक होता है। उसकी बात पूरी होने से पहले ही फ्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम्हें हक नहीं है मुझे देखने का, बस इतना समझ लो। ये बोलकर वो एक बार फिर से अपने कपड़े निकालने में बिजी हो गया। पंखुड़ी जल्दी से बोली, सासू माँ ने कहा था कि आपके कपड़े मैं निकाल कर दूँ। फ्रांस उसकी बात पूरी होने से पहले ही बोला, कोई ज़रूरत नहीं है, मैं अपना काम खुद कर सकता हूँ। तुम बस खुद पर फोकस करो। लाइफ में सिर्फ मुझे देखना है या फिर कोई और काम भी करोगी? ये बोलकर वो चेंजिंग रूम में चला गया। अब वो पंखुड़ी के सामने कपड़े भी नहीं बदलना चाहता था, वरना कौन जाने वो फिर से किसी के पास जाकर बताए कि उसने क्या देखा। पंखुड़ी का चेहरा मायूस हो गया था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी गलती क्या है जो फ्रांस उसे इस तरह से ट्रीट कर रहा है। उसने अपनी आंखों में आई हुई नमी को साफ किया और जल्दी से मिरर के सामने आकर अपना मेकअप किया। फ्रांस भी चेंजिंग रूम से बाहर आया और एक बार फिर से मिरर के सामने आकर खड़ा हो गया। पंखुड़ी पहले से ही मिरर के सामने खड़ी थी। उसने जैसे ही फ्रांस को देखा तुरंत सामने से सिंदूर की डिब्बी उठाई और उसे हाथ में लेकर फ्रांस की तरफ घूम गई। उसकी मॉम ने उसे समझाया था कि शादी के कुछ दिनों तक अगर पत्नी की मांग पति भरे तो उनका रिश्ता और भी ज़्यादा गहरा होता है। वो मुस्कुराते हुए फ्रांस की तरफ देखने लगी। फ्रांस उसे अजीब नज़रों से घूरते हुए बोला, क्या? पंखुड़ी जल्दी से बोली, वो आप मेरी मांग भर देंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही फ्रांस हंसते हुए बोला, तुम स्टूपिड हो क्या? तुम्हें एक बार में समझ में नहीं आता? मैं तुम में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो तुम ये फालतू की हरकतें क्यों कर रही हो? तुम्हें क्या लगता है कि इन हरकतों से तुम क्यूट या इनोसेंट लगोगी? बिल्कुल भी नहीं। तुम मुझे एक नंबर की बेवकूफ़ लग रही हो। अब दफ़ा हो जाओ यहाँ से, इससे पहले कि मैं तुम्हारे इस हाथ और इस सिंदूर की डिब्बी को उनके ठिकाने पर लगा दूँ। उसकी बात सुनते ही पंखुड़ी का हाथ नीचे आ गया। अगले ही पल फ्रांस परफ्यूम खुद पर स्प्रे करता हुआ साइड हट गया और अपने जूते पहनने लगा। पंखुड़ी ने खुद ही अपनी मांग भरी और रूम से बाहर जाने लगी। अचानक फ्रांस ने उसे रोकते हुए कहा, 1 मिनट रुको। पंखुड़ी पलटकर उसकी तरफ देखते हुए कांपती आवाज़ में बोली, जी कहिए। उसकी आवाज़ से साफ पता चल रहा था कि उसे रोना आ रहा है, लेकिन वो रो नहीं रही है। फ्रांस अपनी जगह से उठकर उसके पास आया और बोला, नीचे जा रही हो तुम? पंखुड़ी हड़बड़ा कर बोली, क्यों, क्या हुआ, नहीं जाना है क्या? फ्रांस गुस्से से बोला, इस हालत में तुम नीचे जाओगी? पंखुड़ी ने तुरंत बॉडी की तरफ देखा। एक बार फिर से उसे ऐसा लगा जैसे वो कपड़े पहनना ही भूल गई। उसने जल्दी से कहा, मैंने कपड़े पहन तो रखे हैं ना? फ्रांस हैरानी से बोला, मुझे लगता है तुम सच में थोड़ी पागल हो।
मैंने कब मना किया कि तुमने अपने कपड़े नहीं पहने हैं? मैं बस इतना पूछ रहा हूँ तुमसे कि तुम इस हालत में नीचे जाओगी। अपनी कलाइयों को देखा, उस पर मेरी उंगलियों के निशान हैं। क्या साबित करना चाहती हो तुम सबको कि मैं तुम्हें टॉर्चर करता हूँ? मैंने तुम्हारे साथ मारपीट की है। उसकी बात सुनकर पंखुड़ी जल्दी से बोली, मैं ऐसा साबित क्यों करूँगी ऐसी? भला मैं किसी के सामने आपका नाम खराब। उसकी बात बुरी होती उससे पहले ही प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, तुम मेरा नाम खराब कर भी नहीं सकती हो। मेरी फैमिली के बीच मेरा नाम नहीं खराब होगा, बस वो लोग मुझसे नफरत करेंगे लेकिन मुझसे कहेंगे कुछ नहीं। पंखुड़ी उसकी बात सुनकर हैरान रह गई। भला इतनी सी बात पर कोई उससे नफरत क्यों करेगा? अगले ही पल अब प्रांस ने गुस्से से उसकी कलाई पकड़ी और बोला, इस पर मरहम लगाओ। पंखुड़ी रोते हुए बोली, जख्म आपने दिया है तो मरहम भी तो आपको ही लगानी चाहिए ना। प्रांस बिना किसी एक्सप्रेशन के बोला, उम्मीद भी मत रखना, मेरे करीब आओगी तो जख्म खुद ब खुद मिलेंगे, इसलिए बेहतर होगा कि मेरे करीब आओ ही मत। और रही बात मरहम की, तो खुद लगाना है तो लगाओ, वरना मुझे कोई नफरत भी करेगा तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये बोलकर वो वहां से जाने लगा। पंखुड़ी जल्दी से बोली, जब आपको फ़र्क पड़ता ही नहीं तो अब बोलते क्यों हैं? आपको मेरे छोटे ब्लाउज से फ़र्क पड़ता है लेकिन मेरे टॉवेल से फ़र्क नहीं पड़ता। आपको किसी नफ़रत से फ़र्क नहीं पड़ता लेकिन फिर भी आपको फ़र्क पड़ता है कि कोई आपसे नफ़रत क्यों करेगा। उसकी बात सुनकर प्रांस ने पलटकर उसकी तरफ देखा और कुछ पल उसे यूं ही देखता रहा। प्रांस गुस्से से बोला, आज मुझसे सवाल करने की गलती कर दी, आइंदा मत कर देना। मैं किसी के सवालों का जवाब नहीं देता और अगर कुछ ज़्यादा ही किसी का मुंह चला तो जलील ज़रूर कर देता हूँ। ये बोलकर और तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी उसका जवाब सुनकर बस उसे जाते देखती रह गई। अब तक तो उसे अपने हाथों में दर्द नहीं हो रहा था लेकिन अब उसे अपने हाथों में दर्द महसूस होने लगा था। ये हाथों का दर्द था या दिल का, कुछ कहा नहीं जा सकता था। रोते हुए उसने अपने आंसू साफ किया और फिर अपने हाथों पर मरहम लगाने लगी, लेकिन मरहम से तो वो दाग और भी ज़्यादा दिखाई देने लगे थे। वो सोचने लगी कि वो करे तो करे क्या, क्योंकि ब्रेकफास्ट का वक्त भी हो गया था और अगर वो नीचे नहीं जाएगी तो पता नहीं कोई उसके बारे में क्या सोचेगा। ये सोचना ही उसे परेशान कर रहा था। तभी उसके दिमाग में एक आइडिया आया। वो जल्दी से ड्रेसिंग के पास आई और वहाँ पर रखी हुई क्रीम अपने हाथ पर लगाने लगी, जिससे कि मेकअप की वजह से वो सारे निशान एकदम से छुप गए। पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई और बोली, आप मुझसे तो प्यार नहीं करते प्रांस, लेकिन कोई आपसे नफरत करे मैं इस बात की वजह बिल्कुल नहीं बनूंगी। मैं जानती हूँ हम दोनों की लव मैरिज नहीं है, हम दोनों की अरेंज मैरिज है और इसमें प्यार इतनी आसानी से नहीं होता। लेकिन नफरत जो मुझे आपकी आंखों में अपने लिए दिखाई देती है उसका कारण मैं ज़रूर जानना चाहूँगी। क्या मेरी जगह कोई और लड़की होती तो भी इसी तरह से पेश आते आप, या फिर ये नफरत सिर्फ मुझसे ही है? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बेचैनी सी झलक रही थी। वो जल्दी से सीढ़ियाँ उतरते हुए नीचे की तरफ आई और सीधा डाइनिंग टेबल पर आ गई, जहाँ पर प्रांस अपनी जगह पर बैठा था। उसकी नज़रें सृष्टि को ढूंढ रही थी लेकिन सृष्टि उसे कहीं भी आसपास दिखाई नहीं दी। वो रागिनी जी की तरफ देखते हुए बोली, मासी सासू माँ, मेरी सासू माँ कहाँ हैं? रागिनी उसके सवाल पर हंसी और बोली, बहू रानी, तुम्हारी सासू माँ किसी ज़रूरी काम से बाहर गई हैं, थोड़ी देर में आ जाएंगी। ये बोलते हुए उसके चेहरे पर मुस्कुराहट थी। तभी आश्रय बोला, कभी मुझसे भी तो बात करो भाभी, आप तो मुझ पर ध्यान ही नहीं देती हो। मैंने तो सोचा था कि इंडिया आऊँगा तो अपनी भाभी के साथ एंजॉय करूँगा, लेकिन यहाँ तो मेरी भाभी को मेरी कोई फिक्र ही नहीं है। परीक्षा जल्दी से बोली, क्योंकि उनको पता है तुम एक नंबर के निकम्मे हो, उनका सारा ध्यान तो सिर्फ मुझ पर होता है। तुम्हें पता है कल उन्होंने मेरे साथ पूरे 2 घंटे बिताए थे। आश्रय तुरंत बोला, क्या उस वक्त मैं कहाँ था, सो रहा था? पंखुड़ी उन दोनों की तरफ देखकर मुस्कुरा रही थी। प्रांस ना सही उसे आश्रय और परीक्षा तो पसंद कर रहे हैं, कुसुम जी भी उन दोनों की शरारतें देखकर हंस रही थी। परीक्षा जल्दी से बोली, मैं बताऊं कहाँ सो रहे थे? ये बोलते हुए उसके चेहरे पर बड़े ही शरारती एक्सप्रेशन थे। आश्रय ने जल्दी से उसके मुंह पर अपना हाथ रखा और बोला, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ये बोलते हुए वो थोड़ा पैनिक कर रहा था। प्रांस गहरी नज़रों से उन दोनों को देखते हुए बोला, चुपचाप ब्रेकफास्ट करो, वरना कल से डाइनिंग टेबल पर बैठकर ब्रेकफास्ट करने के लिए तरस जाओगे।
प्रांस की बात सुनकर पंखुड़ी के चेहरे की मुस्कुराहट एकदम से गायब हो गई। वहीं आश्रय और परीक्षा भी दोनों ब्रेकफास्ट में लग गए। पंखुड़ी आई और आकर आश्रय की साथ वाली सीट पर बैठ गई। अगले ही पल आश्रय हल्का सा उसकी तरफ घूम गया और अपनी प्लेट उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोला, जरा मेरे साथ ब्रेकफास्ट शेयर करके देखिए, ब्रेकफास्ट करने का मज़ा डबल हो जाएगा। पंखुड़ी मुस्कुराने लगी। उसने आश्रय की प्लेट में से निवाला लेने के लिए अपना हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने निवाला तोड़ा, अचानक से प्रांस अपनी जगह से उठा और थोड़ा सर्द लहजे में बोला, मेरा हो गया और भूख नहीं है मुझे। ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चला गया और पंखुड़ी एक बार फिर से हैरानी से उसकी तरफ देखने लगी। पता नहीं क्यों, लेकिन उसे ऐसा लग रहा था जैसे प्रांस का ये गुस्सा उसकी वजह से ही है। पर अब तो ना उसने कपड़े बेढंग से पहने और ना ही फ़ोन पर किसी से बात की, तो फिर उसके गुस्से का कारण क्या हो सकता है? कुसुम जी पंखुड़ी की तरफ देखते हुए बोली, फिक्र मत करो, कभी कभी वो ऐसे ही करता है। तुम एक काम करना, थोड़ी देर बाद उसके लिए लंच बना कर ले जाना। उसे प्यार से खिलाओगी तो उसका सारा गुस्सा शांत हो जाएगा। वो थोड़ा सख्त है लेकिन दिल से उतना ही नर्म। अगर उसे जानने की कोशिश करोगी, उससे पहचानने की कोशिश करोगी तो देखना, उसके गुस्से से भी तुम्हें प्यार हो जाएगा। उनकी बात सुनकर पंखुड़ी हल्का सा मुस्कुराई। क्या सच में कुसुम जी की बातें सच है? क्या प्रांस जो एकदम पत्थर दिल लगता है, उसका दिल सच में नरम होता है? ये सोचते हुए पंखुड़ी अपने ही ख्यालों में खो गई थी। तभी आश्रय ने उसके कंधे पर अपना हाथ मारा और बोला, कहाँ खो गई भाभी? पंखुड़ी ने मुस्कुराकर अपना सर नामे हिलाया और बोली, कहीं नहीं। ये बोलकर वो उसके साथ ब्रेकफास्ट करने लगी और वहीं प्रांस अपना फ़ोन वापस लेने आया। प्रांस ने जब उसे ब्रेकफास्ट करते हुए देखा तो गुस्से से उसकी मुट्ठियां कस गई। उसने टेबल पर रखा अपना फ़ोन उठाया और वहीं साइड में रखा हुआ वॉच नीचे गिरा दिया। अब तक किसी को उसके आने की खबर तक नहीं हुई थी, लेकिन अब सब लोग हैरानी से उसकी तरफ देख रहे थे। रागिनी जल्दी से बोली, एक और वास गया। पंखुड़ी तुरंत अपनी जगह से उठी और प्रांस की तरफ आई। वो उसे अच्छे से देखते हुए बोली, सुनिए जी, आपको कहीं चोट तो नहीं आई? उसका सुनिए जी सुनकर प्रांस ने गुस्से से उसकी तरफ देखा और बोला, मेरी चोट से तुम्हें क्या फ़र्क पड़ता है? तुम जाओ, जाकर अपना ब्रेकफास्ट एंजॉय करो। ये बोलकर वो दांत पीसते हुए वहां से चला गया और पंखुड़ी शॉक्ड रह गई। राणा फार्म हाउस, सुबह का वक्त। सृष्टि किचन में खड़ी थी और अचानक से किसी ने उसे पीछे से अपनी बाहों में भर लिया। सृष्टि के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट तैर गई। वो कल रात से ही राणा फार्म हाउस में थी और उसके पीछे कोई और नहीं बल्कि प्रलय राणा खड़ा था। प्रलय राणा, प्रांस राणा का बाप। उसे अपने पीछे खड़ा हुआ महसूस कर सृष्टि मुस्कुराई और बोली, गुड मॉर्निंग। प्रलय थोड़ा गुस्से से बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई मुझे बिस्तर पर छोड़कर यहाँ आने की? सृष्टि जल्दी से बोली, क्योंकि मुझे ब्रेकफास्ट बनाना था। अब हम कल रात से फार्म हाउस पर हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं ना कि आज का दिन भी हम इस फार्म हाउस पर ही गुजारेंगे। हमें राणा मेंशन जाना होगा, इसलिए सोचा आपके उठने से पहले आपका ब्रेकफास्ट। अभी वो बोल ही रही थी कि प्रलय ने उसे अपनी तरफ घुमाया और उसकी कमर पर अपना हाथ रखकर उसकी कमर को सहलाते हुए बोला, इतने दिनों बाद मेरी मॉर्निंग तुम्हारे साथ हुई है तो मुझे तुम्हारा चेहरा देखकर उठना था, तुम्हें बहुत सारा प्यार करना था, फिर बिस्तर से खड़ा होना था। ये बोलते हुए उसकी गर्दन पर झुका और उसकी गर्दन को चूमने लगा था। सृष्टि ने उसके कंधे पर अपना हाथ रखा और बोली, प्यार तो आप मुझे राणा मेंशन भी कर सकते हैं ना डिस्ट्रॉयर। तो आपने कल मुझे यहाँ फार्म हाउस में क्यों बुलाया? प्रलय ने हैरानी से उसकी तरफ देखा और बोला, तुम्हें सच में ऐसा लगता है कि जो प्यार मुझे तुमसे करना था वो मैं राणा मेंशन पर कर सकता था? क्यों तुम सब लोगों को डिस्टर्ब करती हो? पूरे 4 दिन बाद मैं तुम्हें प्यार करने वाला था यूनिवर्स, तो उस प्यार की गहराई का अंदाज़ा तुम अच्छे से लगा सकती हो। उसके मुंह से ऐसी बातें सुनकर सृष्टि का चेहरा शर्म से लाल हो रहा था। वो तुरंत बोली, क्या करते हैं आप डिस्ट्रॉयर? बेशक से आपके बच्चे बड़े हो गए हैं, लेकिन अभी तक आपका रोमांस कम नहीं हुआ। प्रलय झट से बोला, और होगा भी नहीं, ये रोमांस तो यूं ही रहेगा। फिर बेशक से तुम्हारा पोहा जल क्यों ना जाए। ये बोलकर वो उसकी गर्दन पर झुकने लगा और सृष्टि की आंखें बड़ी हो गई। उसने प्रलय को लगभग से धक्का दिया और पीछे की तरफ पलट गई। उसका पोहा सच में जलने की कगार पर आ चुका था। उसने अब प्रलय को पलटकर घूरते हुए देखा
तो प्रलय मुस्कुराया और बोला, मेरा कोई कसूर नहीं, अब तुम ही मेरे साथ बहक जाओ तो मेरी क्या गलती। उसकी बात सुनकर सृष्टि उसे और भी ज़्यादा तिरछी नज़रों से देख रही थी। प्रलय ने अब उसे वापस अपनी तरफ खींच लिया, लेकिन सृष्टि ने अब झट से गैस बंद कर दिया था, वरना सच में उसका पोहा जल जाता। और प्रलय अब उसे अपनी गोद में उठाकर अपने रूम की तरफ लेकर बढ़ गया था। वहीं दूसरी तरफ प्रांस ऑफिस के लिए निकल चुका था और जिस तरह से वो पंखुड़ी पर गुस्सा करके गया, पंखुड़ी बेचैन हो रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर प्रांस चाहता क्या है। अगर वो उसकी फिक्र करे तो उसे नहीं पसंद, और अगर ना करे तो वो उसे ताने सुनाने लगता है। वो फिलहाल अपने कमरे में थी, तभी उसे एक सर्वेंट बुलाने आई। दोपहर का वक्त हो चला था तो रागिनी ने प्रांस के लिए टिफिन पैक करवा दिया था और अब उसने ही पंखुड़ी को नीचे लाने के लिए सर्वेंट को उसके पास भेजा था। पंखुड़ी जल्दी से अपनी जगह से उठी और अपना हुलिया ठीक कर नीचे की तरफ आई। रागिनी ने उसे टिफिन पैक करके दिया और बोली, जाओ जाकर ये सारा टिफिन प्रांस को अपने हाथों से खिलाओ और प्यार से, देखना उसका गुस्सा झट से दूर हो जाएगा। जितना वो पत्थर बनता है ना, उतना ही मोम की तरह पिघल जाएगा। पंखुड़ी मुस्कुराई और बोली, आई होप सो, ऐसा ही हो। ये बोलकर वो मुस्कुराते हुए पार्किंग एरिया में आकर गाड़ी में बैठी और गाड़ी राणा इंडस्ट्रीज के लिए निकल गई। कुछ देर बाद वो राणा इंडस्ट्रीज पहुंची और सीधा प्रांस के केबिन में आई, क्योंकि उन दोनों की शादी की न्यूज़ सारी न्यूज़पेपर और टीवी चैनल पर दिखाई गई थी, तो हर कोई पंखुड़ी को पहचानता था। पंखुड़ी दरवाज़ा खोलकर जैसे ही केबिन के अंदर आई, प्रांस ने नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और गुस्से से बोला, तुम्हारे अंदर मैनर्स नहीं है क्या? वैसे मैनर्स होते तो ऐसी हरकत नहीं करती। मतलब साफ है कि ना तुम्हारे अंदर दिमाग है, ना मैनर्स, ना अक्ल है, ना समझ, और ना ही सेल्फ रिस्पेक्ट। उसकी बात सुनते हुए पंखुड़ी हैरान थी। अभी तो वो पूरी तरह से अंदर भी नहीं आई थी और प्रांस ने उसे ताने सुनाना शुरू कर दिया था। वो जल्दी से बोली, मैं आपके लिए टिफ़िन लाई थी। प्रांस उसकी बात बीच में काट कर बोला, जब हम किसी के केबिन में जाते हैं तो दरवाजे पर नॉक किया जाता है, सामने वाला परमिशन दे तो ही अंदर जाया जाता है, लेकिन तुमसे अब इस चीज़ की उम्मीद मैं कैसे ही करूं। खैर, अब आ गई हो तो बताओ क्या चाहती हो और ये टिफ़िन क्यों लेकर आई हो? मैंने तुमसे कहा क्या अपने लिए टिफ़िन लाने को? मैंने तुमसे कहा था क्या मेरे लिए ऑफिस में टिफ़िन लेकर पहुंच जाना? पंखुड़ी ने अपना चेहरा झुका लिया। प्रांस एक बार फिर से बोला, मैंने तुमसे कुछ पूछा है, अपना चेहरा झुकाने के लिए नहीं कहा मैंने। पंखुड़ी ने अब नज़रें उठाकर उसकी तरफ देखा और बोली, मुझे मासी सासू माँ ने भेजा है। उन्होंने कहा कि अगर मैं ये टिफ़िन प्यार से आपको खिलाऊंगी तो आप मोम की तरह पिघल जाएंगे। वैसे आप पत्थर दिल हैं, लेकिन आपका दिल नरम भी बहुत है। अगर मैं प्यार से आपको ये टिफ़िन खिलाऊंगी तो आप एकदम अच्छी अच्छी बातें करोगे। उसकी बात सुनकर प्रांस उसे गहरी नज़रों से देखने लगा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि पंखुड़ी मासूम है या बेवकूफ़। वो अपनी जगह से उठा और बोला, ओह रियली, तो रागिनी मासी ने तुम्हें ये सब बातें सिखाई है? पंखुड़ी जल्दी से बोली, सिखाई नहीं है, बस बताई है। आप प्लीज़ गुस्सा छोड़कर ये टिफ़िन खा लीजिए ना, सच में उन्होंने बहुत मन से बनाया है आपके लिए। पंखुड़ी की बात सुनकर प्रांस तुरंत बोला, तुमने क्यों नहीं बनाया? पंखुड़ी उसके सवाल पर हैरान हुई। उसे खुद समझ नहीं आ रहा था कि वो प्रांस के सवालों का क्या जवाब दे, इसलिए वो थोड़ा सोचने लगी और तब उसे समझ में आया कि उसने ये खाना क्यों नहीं बनाया, क्योंकि उसकी रसोई की पहली रस्म नहीं हुई थी और ऐसे में अभी वो खाना नहीं बना सकती थी। वो झट से बोली, वो मेरी रसोई की पहली रस्म नहीं हुई है तो मुझे अभी खाना। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस ने टेबल पर रखी हुई बेल बजाई तो तुरंत एक प्यून अंदर की तरफ आया। वो जाकर प्रांस के सामने खड़ा हो गया। प्रांस मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखकर बोला, आज आप अपना खाना लेकर आए हैं क्या हरी काका? हरी काका हल्का सा मुस्कुराए और बोले, नहीं बेटा, आज मैं अपना खाना नहीं लेकर आया। तो क्या है, तुम्हारी काकी गांव गई हुई है और मुझे तो खाना बनाना आता नहीं, इसलिए मैं बिना खाना लिए ही आ गया। पर ऑफिस में कैंटीन है ना कुछ खाकर मैं गुजारा कर लूँगा। प्रांस हल्का सा मुस्कुराया और बोला, ऐसे कैसे? आप बाहर का खाना खाएंगे तो आप बीमार हो जाएंगे हरी काका। लेकिन आप फिक्र मत कीजिए, मेरे पास आपके लिए एक बढ़िया सा टिफ़िन है, वो भी राणा मेंशन में बना हुआ। ये बोलकर उसने पंखुड़ी के हाथों में पकड़ा हुआ टिफ़िन अपने हाथों में लिया और उसे हरी काका की तरफ बढ़ा दिया।
पंखुड़ी एकदम शौक रह गई। उसने सोचा भी नहीं था कि इस तरह से प्रांस वो टिफ़िन किसी और को दे देगा। हरी काका जल्दी से बोले, नहीं नहीं बेटा, मैं ये टिफ़िन कैसे ले सकता हूँ, आप फिक्र मत कीजिए, मैं कैंटीन से कुछ खा लूँगा, और वैसे भी मुझे इतनी भूख। उनकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस अब थोड़ा सर्द लहजे में बोला, आपको पता है ना हरी काका, जब कोई मेरी बात नहीं मानता तो मुझे कितना गुस्सा आता है। हरी काका ने जब उसे गुस्से में देखा तो जल्दी से उन्होंने वो टिफ़िन लिया और मुस्कुराते हुए बोले, शुक्रिया प्रांस बेटा, ये बोलकर वो तुरंत वहाँ से चले गए। पंखुड़ी ने अब नमी भरी आंखों से प्रांस की तरफ देखा और बोली, अगर आपको टिफ़िन नहीं खाना था तो आप मुझे बोल देते, मैं उसे वापस। उसकी बात पूरी होती उससे पहले ही प्रांस बोला, तुम्हारा काम था यहाँ पर टिफ़िन लेकर आना, तुमने अपना काम कर दिया, बट सॉरी, मैं उन लोगों में से नहीं हूँ जो एक टिफ़िन में मोम की तरह पिघल जाएं। बट हो सकता है हरी काका ये टिफ़िन खाकर सच में पिघल जाएं। अगर तुम चाहो तो जाकर उन्हें पिघलते हुए देख सकती हो। पंखुड़ी को उसकी बात तब बहुत अजीब लगी। वो अपनी आंखों से बहते हुए आंसू साफ करते हुए बोली, आप बहुत बुरे हैं, बहुत बुरे, अब मैं कभी आपके लिए टिफ़िन नहीं लेकर आऊँगी। ये बोलकर वो तुरंत बाहर की तरफ जाने लगी। प्रांस उसे रोकते हुए बोला, इतना ही बुरा हो तो फिर मेरे साथ रह भी क्यों रही हो, चली जाओ छोड़कर, मुझे भी तुम्हारे साथ रहने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। चाहे तो मैं खुद तुम्हें तुम्हारे घर ड्रॉप करके आ सकता हूँ, चाहिए क्या मेरी लिफ्ट। ये बोलते हुए उसकी गहरी नज़रें पंखुड़ी पर थी और पंखुड़ी पलटकर उसकी तरफ देख रही थी। उसने एक नज़र प्रांस को देखा और फिर तुरंत वहाँ से बाहर चली गई। प्रांस ने उसके जाने के बाद अपने माथे पर अपना हाथ रखा और कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। एक गहरी सांस लेकर वो टेबल पर बैठा और अगले ही पल उसने वहाँ साइड में रखी हुई सिगरेट की बॉक्स निकाली और उसमें से एक सिगरेट निकाल कर पीने लगा। वो लंबे लंबे कस भर रहा था और धुआं ऊपर की तरफ जा रहा था। वहीं पंखुड़ी बाहर तो आ गई थी, लेकिन वो अपने आंसुओं पर कंट्रोल नहीं कर पा रही थी। उसके आंसू लगातार तेजी से बहते जा रहे थे। वो बस जल्द से जल्द राणा इंडस्ट्रीज से जाना चाहती थी, लेकिन जब वो लिफ्ट की तरफ आई तो एक लिफ्ट बंद थी और एक ऑक्यूपाइड थी। वो तुरंत सीढ़ियों की तरफ बढ़ गई। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला नजर आ रहा था क्योंकि आंखों में पानी भरा हुआ था। अचानक ही उसका पैर जोरों से लड़खड़ाया और वो लुढ़कते हुए सीढ़ियों पर जा गिरी। उसके गिरने की आवाज़ काफ़ी ज़ोर से ऊपर तक सुनाई दी तो सब लोग बाहर की तरफ आए और पंखुड़ी को सीढ़ियों से गिरा हुआ देखकर सबकी आंखें बड़ी हो गई। एक एम्प्लॉय जल्दी से प्रांस के केबिन की तरफ भागा। वो दरवाज़ा खोलकर सीधा अंदर की तरफ आया और हड़बड़ाहट में बोला, सर सर, वो आपकी वाइफ, मेरा मतलब है मिसेज पंखुड़ी राणा, वो सीढ़ियों से गिर गई। ये बोलते हुए उसकी आवाज़ भी कांप रही थी। वहीं जैसे ही प्रांस ने पंखुड़ी के सीढ़ियों से गिरने की बात सुनी तो उसके होश उड़ गए। वो तुरंत अपने हाथों में पकड़ी हुई सिगरेट साइड में फेंक कर बाहर की तरफ भागा। जब वो पंखुड़ी के पास पहुंचा तो देखा कि एक शख्स जो कि उसके ही ऑफिस का एम्प्लॉय था, वो उसे अपनी गोद में उठाने जा रहा था। उसे देखकर प्रांस का चेहरा गुस्से से कांपने लगा। अगले ही पल वो बिल्कुल पंखुड़ी के करीब आया। उसने जोर से उस एम्प्लॉय को धक्का दिया और दांत पीसते हुए बोला, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई पंखुड़ी प्रांस राणा को हाथ लगाने की। ये बोलते हुए वो गुस्से से गरज रहा था। प्रांस का गुस्सा देखकर सब लोग हैरान रह गए क्योंकि वो एम्प्लॉय तो बस पंखुड़ी की हेल्प कर रहा था जो दर्द से तड़प रहे थे। वहीं पंखुड़ी दर्द से कराहते हुए बोली, हाँ मेरा पैर। उसकी आवाज़ सुनकर अब प्रांस ने गहरी नज़रों से उसकी तरफ देखा। उसने तुरंत पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया और पंखुड़ी ने भी जल्दी से अपनी बाहें उसकी गर्दन पर लपेट दी। हालांकि ये करते हुए उसकी जान एक बार फिर से निकल रही थी। अपने पैर के दर्द से ज़्यादा तो उसे प्रांस से डर लग रहा था, लेकिन उसके पास इसके अलावा और कोई ऑप्शन भी नहीं था। और जैसे ही प्रांस ने पंखुड़ी को अपनी गोद में उठाया, उसका दिल भी ज़ोरों से धड़कने लगा। उसकी नज़रें पंखुड़ी पर इंटेंस हो गई। उसका हाथ उसकी कोरी कमर पर थोड़ा दब चुका था। कहानी का आज का पार्ट आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। कहानी आगे और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। कहानी के एक भी पार्ट को आप मिस बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। पंखुड़ी की मासूमियत, प्रांस की जलन, आश्रय और परीक्षा की मस्ती, ऐसे बहुत से लम्हे होंगे जिनमें आप जी भर कर हंसेंगे और कभी कभी पंखुड़ी की मासूमियत से आपकी आंखों में भी आंसू
आंसू आएंगे। मुझे पूरी उम्मीद है कहानी को आप लोग बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। कहानी आगे बढ़े इसके लिए ज़रूरी है कि आप लोग चैनल पर अपना सपोर्ट और प्यार बनाए रखें। आप लोगों से एक उम्मीद करती हूँ, जैसे ही कहानी अपलोड हो रही है वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड दोस्तों के साथ शेयर करें। उम्मीद करती हूँ मेरी यूट्यूब फैमिली मुझे सपोर्ट ज़रूर करेगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग। मिलते हैं कहानी के अगले भाग में।